तो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में मित्रों जानेंगे राजस्थान सेवा संघ के बारे में। मित्रों, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। मित्रों, राजस्थान सेवा संघ की कल्पना जो है वो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई और इस कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने अपने कई साथियों को अपने साथ मिलाया और उनमें थे अर्जुनलाल सेठी, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उनके साथ थे जमना लाल बजाज। मित्रों, जमना लाल बजाज जो सीकर के काशीवास से संबंधित थे, काशीवास ही इनका जन्म स्थान था और जमना लाल बजाज ने राजस्थान सेवा संघ को अपना आर्थिक सहयोग देकर इसके साथ साथ उन्होंने अपना और अधिक सहयोग भी दिया इन्होंने राजस्थान सेवा संघ को। मित्रों, राजस्थान सेवा संघ के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम विजय सिंह पथिक मित्रों, और इनका जो एक्चुअल नेम है मित्रों, विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नेम जिनका नाम था भूप सिंह। मित्रों, इन भूप सिंह या विजय सिंह पथिक ने मित्रों राजस्थान सेवा संघ को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो श्रेय है इन विजय सिंह पथिक को जाता है। मित्रों, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो महाराष्ट्र में हुई 1919 में। महाराष्ट्र के वर्धा में विजय सिंह पथिक द्वारा इसकी स्थापना की गई। उनके साथ उनके साथी अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज और मित्रों इसके साथ केसरी सिंह बारठ जो राजस्थान की स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य सेनानी माने जाते हैं वो भी इसमें शामिल थे। विजय सिंह पथिक द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसके साथ साथ मित्रों श्री राम नारायण चौधरी जिनका नाम भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं समाचारों के इतिहास में, समाचार पत्रों के इतिहास में, इन राम नारायण चौधरी को राजस्थान सेवा संघ का क्या बनाया गया, मंत्री बनाया गया। मित्रों, राजस्थान सेवा संघ द्वारा ऐसे एक साप्ताहिक अखबार जिसका नाम था राजस्थान केसरी, इस राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया गया और मित्रों इसके जो संपादक थे वो विजय सिंह पथिक स्वयं बने और इनका जो सह संपादक था वो थे राम नारायण चौधरी। मित्रों, यद्यपि इसकी जो राजस्थान सेवा संघ की जो पहली जो स्थापना है वो वर्धा महाराष्ट्र में हुई 1919 में, लेकिन अगर ये प्रश्न हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई तो वो होती है मित्रों अजमेर। अजमेर जो था मुख्य रूप से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था क्रांतिकारियों और अंग्रेजों दोनों के लिए। अजमेर का जो मित्रों अजमेर जो जिला है वो मुख्य स्थान रखता था राजनीतिक चेतना की जागृति में। तो अजमेर में राजस्थान में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है वो 1920 में होती है अजमेर में। और मित्रों इसमें अजमेर में आने के बाद इस राजस्थान सेवा संघ का जो प्रमुख कार्य क्या था कि विजोलिया जो किसान आंदोलन, राजस्थान का सबसे सशक्त किसान आंदोलन जो सबसे लंबे टाइम तक चला मित्रों, इस सशक्त किसान आंदोलन जिसका नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन, और इस बिजोलिया किसान आंदोलन को और मजबूत बनाना जो कार्य था राजस्थान सेवा संघ का था। मित्रों, यहाँ से इन्होंने राजस्थान केसरी का संपादन जो था वो सत्यदेव विद्यालंकर को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? सत्यदेव शिवलंकर को या विद्यालंकर को। ये सत्यदेव विद्यालंकर जो थे वो राजस्थान में राजस्थान केसरी का संपादन करते हैं और इससे पहले मित्रों राजस्थान केसरी का संपादन कौन कर रहे थे? विजय सिंह पथिक। मित्रों, इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ द्वारा दूसरा भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाता है जिसका नाम था नवीन राजस्थान, और इस नवीन राजस्थान के जो संपादक थे वो राम नारायण चौधरी थे। मित्रों, इस नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह में एक बार आने वाला समाचार पत्र। तो मित्रों इसमें मेवाड़ सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी उनका प्रकाशन किया जाता था, इसलिए क्या था कि नवीन राजस्थान का जो प्रकाशन है उस पर सरकार ने रोक लगा दी, इसको बंद कर दिया, सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। तो मित्रों अब क्या किया गया कि इस नवीन राजस्थान के स्थान पर दूसरा इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तरुण राजस्थान। तो ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों नवीन राजस्थान का दूसरा नाम क्या था? तो तरुण राजस्थान इस अखबार का नाम रखा गया। अब मित्रों जानते हैं कि तरुण राजस्थान जो था इसके संपादक कौन थे? तो ये अजमेर से शोभालाल गुप्त के संपादन में प्रकाशित किया जाता था। किसके भी संपादन में? शोभालाल गुप्त। और कहाँ से मित्रों? अजमेर से ये प्रकाशित किया जाता था।
तो मित्रों यहाँ से हमें दो फैक्ट जानने को मिले कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की। समाचार पत्रों में भी हमें 2 समाचार के पत्रों के बारे में यहाँ से जानने को मिला, जिसमें पहला राजस्थान केसरी, दूसरा नवीन राजस्थान और मित्रों जिसका नाम बदल कर रखा गया तरुण राजस्थान। मित्रों राम नारायण चौधरी और साधु सीताराम जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे मित्रों, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को और प्रभावी बनाने के लिए ऊपरमाल जो थी एक जागीर थी और मित्रों ये भीलवाड़ा जिले में है और इस ऊपरमाल से डंको नामक एक हस्तलिखित जो समाचार पत्र था वो प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा, राम नारायण चौधरी और साधु सीताराम दास के द्वारा। मित्रों अब हम जानते हैं राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था जिसको राजपूताना मध्य भारत सभा कहा जाता है, राजपूताना मध्य भारत सभा। मित्रों शुरू में 1918 में राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे या रियासत के जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में या कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए इस राजपूताना मध्य भारत सभा का निर्माण किया। राजपूताना मध्य भारत जो सभा थी मित्रों, इसका निर्माण करने की जो योजना है वो भी पथिक जी की एक योजना थी। पथिक जी के साथ मित्रों अर्जुनलाल सेठी, जयपुर के स्वामी नरसिंह, एक नया नाम हमारे सामने आया, स्वामी नरसिंह, ये विजय सिंह पथिक के साथी थे। इसके साथ साथ सीकर के जमना लाल बजाज और जबलपुर के सेठ गोविंद दास और ग्वालियर के मित्रों गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका नाम मित्रों राजस्थान के इतिहास में बहुत ही फेमस है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर से प्रताप नामक अखबार निकालते थे और मित्रों गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा अपने इस प्रताप नामक अखबार के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो गतिविधियां होती थी उनको पूरे राजस्थान में मित्रों लोगों को अवगत कराया जाता था। इसके साथ साथ मित्रों अजमेर के एक व्यक्ति जिनका नाम था चांदमल शारदा और मित्रों केसरी सिंह मुबारक तो थे ही थे हमारे साथ, और विजय सिंह पथिक ने इन सब के साथ मिलकर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की 1918 में। राजपूताना मध्य भारत सभा का उद्देश्य था कांग्रेस में रियासत के लोगों को सदस्य बनाना और मित्रों इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो होता है 29 दिसंबर 1918 को। 29 दिसंबर 1918 को मित्रों इसका पहला अधिवेशन होता है दिल्ली के चांदनी चौक में मित्रों एक पुस्तकालय जिसका नाम होता है मारवाड़ी पुस्तकालय। इस मारवाड़ी पुस्तकालय में महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा का जो पहला अधिवेशन होता है मित्रों उसकी अध्यक्षता की जाती है और दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इस राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन होता है 29 दिसंबर 1918 को। मित्रों इसके बाद जो इस सभा का उद्देश्य था रियासतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित करना कांग्रेस की मदद से, क्योंकि इस टाइम तक मित्रों कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उनमें रियासतों की जो वहाँ की जो प्रजा थी या रियासतों में जो भी मामले चल रहे थे उनमें कांग्रेस का कोई हस्तक्षेप नहीं था, कांग्रेस कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो कांग्रेस का ध्यान रियासतों के लोगों की तरफ आकर्षित करने के लिए इस सभा की स्थापना की गई। अधिवेशन मित्रों इसका जो दूसरा अधिवेशन है राजपूताना मध्य भारत सभा का जो दूसरा अधिवेशन है वो अमृतसर में होता है दिसंबर महीने में। मित्रों इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं उनको जमनालाल बजाज को बनाया जाता है। पहले जो अध्यक्ष होते हैं वो जमनालाल बजाज होते हैं। उसके बाद मित्रों दूसरे जो अध्यक्ष होते हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी होते हैं। मित्रों गणेश शंकर विद्यार्थी को इसमें उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष तो जमनालाल बजाज को और गणेश शंकर विद्यार्थी को इसमें क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। मित्रों राजपूताना मध्य भारत सभा का जो मुख्य कार्यालय होता है वो कहाँ होता है मित्रों, कानपुर में होता है। कहाँ होता है, कानपुर में राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्य जो कार्यालय है वो कानपुर में होता है। मित्रों मार्च 1920 में क्या होता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन होता है 1920 में। और मित्रों इसका जो तीसरा अधिवेशन होता है वो कहाँ रखा जाता है, अजमेर में रखा जाता है मार्च 1920 में। इसके साथ साथ मित्रों इसका जो चौथा अधिवेशन है वो कहाँ रखा जाता है, तो मित्रों नागपुर में इसका चौथा अधिवेशन रखा जाता है। इस तरह मित्रों
राजपूताना मध्य भारत सभा के जो चारों अधिवेशन हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो रियासत की जो जनता को राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गतिविधियां होती हैं उनसे परिचित करवाकर और उनमें राजनीतिक चेतना वो जगाने का जो कार्य है वो इस संस्था द्वारा किया जाता है। मित्रों, 1921 में जब असहयोग आंदोलन अपने जोरों पर होता है तो उस समय इस सभा द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, इसके साथ साथ मित्रों सरकारी नौकरियों का बहिष्कार आदि किया जाता है, यानी कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है असहयोग आंदोलन में। मित्रों, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से संबंधित एक आंदोलन चलाया जाता है हमारे राजस्थान के अजमेर में अर्जुन लाल सेठी, चांदमल शारदा और गौरी शंकर भार्गव के द्वारा। तो ये एक विशेष रूप से विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से संबंधित एक आंदोलन चलाते हैं और इसमें अर्जुन लाल सेठी, चांदमल शारदा, गौरी शंकर भार्गव आदि लोग शामिल होते हैं। मित्रों, जमनालाल बजाज को एक राय बहादुर का खिताब दिया जाता है, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। तो इस असहयोग आंदोलन के दौरान ये जमनालाल बजाज जो होते हैं वो राय बहादुर के खिताब को त्याग देते हैं। मित्रों, इस आंदोलन से अंग्रेजी सरकार घबरा गई और इसने मित्रों इंग्लैंड से 1921 में इंग्लैंड के राजकुमार को भारत भेजा और उसके आने के स्वागत में मित्रों उसके आने का स्वागत हड़ताल और बहिष्कार से किया गया भारत में, और अजमेर में भी एक बहुत बड़ी शानदार हड़ताल का आयोजन किया गया जब इंग्लैंड का राजकुमार यहाँ भारत आया। तो मित्रों, हम जानेंगे राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण संस्था जिसका नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में मित्रों आपको विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की आवश्यकता हमें इसलिए महसूस हुई कि देशी राज्यों की जो जनता है, देशी राज्य जो देशी रियासतें हैं, उनकी जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं उसके लिए हमें एक केंद्रीय संगठन की ज़रूरत थी। इस केंद्रीय संगठन को जब आवश्यकता महसूस की गई तो भारत के जो शासक हैं उन्होंने एक संगठन बनाया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में मित्रों शासक जो थे वो अपने मान सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा के अधिकार थे, उनके प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श कर इन शासकों ने बटलर समिति बनाने में ये सफल हो गई कि हमारा जो मान सम्मान है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, उस पर अंग्रेजों द्वारा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाए। इस पर एक समिति बनाई गई जिसका नाम था बटलर समिति। मित्रों, इसी दौरान इंग्लैंड में साइमन कमीशन की स्थापना की जाती है और साइमन कमीशन का जो कार्य होता है वो भारत में जो संवैधानिक स्थिति होती है उस पर संवैधानिक प्रगति पर अपनी रिपोर्ट देना होता है। मित्रों, राजपूताना मध्य भारत जो सभा थी मार्च 1920 में इसका जो अधिवेशन होता है उसमें देशी राज्यों की एक परिषद बनाने का निश्चय किया जाता है। और मित्रों 27 सितंबर 1920 को इस सभा के तत्वाधान में नागपुर में एक सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा के अंतर्गत कहा जाता है कि अलग अलग जो देशी राज्यों के संगठन की जो बात है, देशी राज्यों के अलग अलग संगठन की जो बात है वो कांग्रेस इस बात को महत्व नहीं दे रही है। पूरे राज्यों की जो पूरे देश के जो देशी राज्य हैं उनका अगर एक संगठन हम बनाएंगे तो कांग्रेस जो है वो हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेगी। तो कांग्रेस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रियासत के इन कुछ नेताओं ने पूना में एक बैठक की। अप्रैल 1927 में इन्होंने पूना में एक बैठक की और इस पूना की बैठक में एक अखिल भारतीय देशी राज्य जो लोक परिषद है इसका पहला अधिवेशन हुआ। मई 1927 में मित्रों इसका पहला अधिवेशन होता है। अप्रैल में इसके संगठन के लिए कार्यकर्ताओं की एक बैठक होती है और मई में मित्रों इसका पहला अधिवेशन होता है। मित्रों, अधिवेशन पहले गुजरात में बुलाना तय होता है, लेकिन गुजरात में क्या होता है कि भयंकर बाढ़ आ जाती है। इसके कारण मित्रों इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो 17-18 दिसंबर 1927 को 17-18 दिसंबर 1927 को बम्बई में होना तय होता है। और इस अधिवेशन में मित्रों अखिल भारतीय देशी लोक परिषद के जो अधिवेशन होता है पहला, इसमें 70 प्रतिनिधि जो है वो भाग लेते हैं।
मित्रों इस संस्था का जो मुख्य कार्यालय है वो बम्बई में रखना तय किया जाता है कि बम्बई में इसका जो मुख्य कार्यालय है वो बम्बई में रखा जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देशी राज्यों में के शासकों के तत्वाधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना, यानी कि शुरू से लेकर मित्रों राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितनी भी संस्थाएं बनी उनका उद्देश्य राज्यों में शासकों के तत्वाधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। मित्रों इस संस्था की जो कार्यकारिणी थी उसमें राजस्थान के कितने सदस्य मौजूद थे और कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, तो इसमें थे कन्हैया लाल कलंतरी। मित्रों ये कन्हैया लाल कलंतरी जो थे वो जोधपुर से थे। इसके साथ साथ मित्रों रामदेव पोदार, ये रामदेव पोदार जो थे वो बीकानेर से थे। त्रिलोक चंद माथुर मित्रों ये करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे। मित्रों जब हम प्रजामंडल की बात करते हैं तो त्रिलोक चंद माथुर का नाम मुख्य रूप से आता है त्रिलोक चंद माथुर। मित्रों ये करौली से थे। इसके साथ साथ मित्रों विजय सिंह पथिक जो थे वो उनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। मित्रों इस अधिवेशन के 10 दिन बाद ही मद्रास में दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों की एक अलग बैठक होती है और इसको ऑल इंडिया स्टेट सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना के बाद रियासतों की जो स्थिति है मित्रों उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, क्योंकि मित्रों अब क्या है कि कांग्रेस का जो रुझान है वो थोड़ा थोड़ा देशी रियासतों की तरफ होने लगता है। 1928 में क्या होता है मित्रों कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और एक प्रस्ताव पास करके भारत के जो राज्यों के जो शासक हैं उनसे उत्तरदायी शासन के लिए राज्यों की जनता द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे शांतिपूर्ण संघर्ष के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की जाती है 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में। मित्रों यानी कि इस 1928 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है इसमें रियासतों की बात कांग्रेस द्वारा की जाती है। रियासतों में जो संघर्ष चल रहा है उसकी बात कांग्रेस के अधिवेशन में छिड़ती है। मित्रों 1936 में का जो कराची अधिवेशन होता है तो उसकी जो नीति है कांग्रेस की उस नीति में कुछ परिवर्तन आता है कराची अधिवेशन में। फिर क्या होता है कि देशी राज्य लोक परिषद का भी क्या होता है कराची अधिवेशन होता है 1936 में, यानी कि कांग्रेस के साथ साथ इसके भी अधिवेशन होते हैं। और 1936 में देशी राज्य लोक परिषद का भी कराची में एक अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्षता है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनका नाम होता है डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। ये डॉक्टर पटाभी सीतारमैया द्वारा देशी राज्य लोक परिषद के कराची अधिवेशन की 1936 में अध्यक्षता की जाती है। मित्रों तत्पश्चात क्या होता है कि उन्हीं की अध्यक्षता में देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन और होता है और वो होता है 1938 में भवसारी। मित्रों ये भवसारी कहाँ है गुजरात में है और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक सम्मेलन और होता है 1938 में। इस सम्मेलन में ये अनुरोध किया जाता है कि वह देशी रियासतों की जो समस्याएं हैं उन पर नए सिरे से विचार करें। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मित्रों 1938 में मित्रों कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन होता है। हरिपुरा सम्मेलन, इस हरिपुरा सम्मेलन में मित्रों देशी राज्यों को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। और इस हरिपुरा जो सम्मेलन होता है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और देशी राज्य जो है उनको भारतीय राज्यों को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है। इस प्रकार देशी राज्य लोक परिषद और कांग्रेस के बीच में एक समन्वय स्थापित होता है। मित्रों यहाँ तक कि 1948 में ये जो देशी राज्य लोक परिषद और कांग्रेस जो है वो मिलकर एक हो जाती है। हम जानेंगे कि राजस्थान में देशी लोक परिषद जो है उसका क्षेत्रीय संगठन कैसे बनाया गया है। राजस्थान के जो नेता थे जब वो लौटते हैं 1927 में देशी राज्य लोक अखिल भारतीय जो देशी लोक परिषद जिसके बारे में हमने पढ़ा उसकी स्थापना और उसकी प्रथम अधिवेशन से जब ये लौटते हैं तो उसकी जो बैठक होती है उसमें जो विचार रखे जाते हैं तो उनके अंदर एक उत्साह सा भर जाता है राजस्थान के कार्यकर्ताओं में। तो जब वे राजस्थान वापस लौटते हैं वो देशी अखिल भारतीय देशी लोक परिषद जो होती है उसके समान ही उस संस्था के क्षेत्रीय परिषद बनाने की बात सोचते हैं ताकि राजस्थान की जो जनता है, राजस्थान की जो क्षेत्रीय जनता है उसको इस संगठन से जोड़ा जा सके, राजनीतिक जो जागृति है उसमें लाई जा सके। तो राजस्थान के सभी राज्य की जो गतिविधियां हैं उनमें समन्वय बनाने के लिए वो
एक क्षेत्रीय संगठन का निर्माण करते हैं, क्षेत्रीय परिषद का गठन करना चाहते हैं जो अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की ही एक विंग हो। मित्रों 1931 में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में इस संस्था का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन बुलाया, यानी कि अपने अपने प्रांतों में जो लोग थे वो जनता को जागृत करने के लिए इनका क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं। और रामनारायण चौधरी ने 1931 में ये पहल की और उन्होंने अजमेर में इसका प्रथम प्रांतीय अधिवेशन बुलाया। मित्रों इसके बाद जयनारायण व्यास जो थे वो जोधपुर में इसका क्षेत्रीय संगठन बनाना चाहते थे, एक सम्मेलन जोधपुर में आयोजित करना चाहते थे, किंतु जोधपुर दरबार की जो दमनकारी नीतियाँ थी, दमनात्मक जो नीतियाँ थी, उन नीतियों के चलते इस सम्मेलन का आयोजन जो है वो अजमेर के ब्यावर नगर में होना तय किया गया। किंतु राजस्थान के जो नेता थे उनकी एकमत न होने के कारण मित्रों ब्यावर में भी जो ये संगठन है, इस सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका और ये प्रयास जो था वो विफल रहा। अंत में क्या हुआ कि राजस्थान के विभिन्न राज्य के जो नेता थे उन्होंने अपने अपने राज्य में इस अपने अपने साधनों से, अपने अपने तरीकों से इस आंदोलन को चलाने का निश्चय किया। आंदोलन क्या था मित्रों? राज्यों में देश उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए। तो इन व्यक्तियों ने, इन नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने साधनों व तरीकों से विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया गया और देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थानीय इकाइयाँ, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें प्रजामंडल या प्रजा परिषद कहा जाता है। प्रजा परिषद के साथ साथ मित्रों इसको लोक परिषद भी कहा जाता है और इन लोक परिषदों की स्थापना की गई राजस्थान के विभिन्न रियासतों में। मित्रों ये जो रियासतें, ये जो इकाइयाँ थी अखिल भारतीय देशी लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद की जो ये इकाइयाँ थी, जिन्हें प्रजामंडल या प्रजा परिषद अथवा लोक परिषद कहा गया, इनकी जो कुछ इकाइयाँ थी ये राज्यों में पहले से ही कार्य कर रही थी। तो इस प्रकार मित्रों विभिन्न संस्थाओं द्वारा राजस्थान में राजनीतिक जागृति चेतना जगाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। तो मित्रों अब हम जानते हैं कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना कैसे हुई, प्रजामंडलों की स्थापना की रूपरेखा कैसे बनी और कांग्रेस का मित्रों इसमें क्या सहयोग रहा। तो मित्रों कांग्रेस का जो था इन प्रजामंडलों की स्थापना में काफ़ी सहयोग रहा और कांग्रेस की पूर्णतः सहमति मिलने के कारण ही ये जो प्रजामंडल थे राजस्थान के, ये अपनी चरम सीमा तक पहुँच पाए और राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उत्तरदायी शासन स्थापना करने की जो संघर्ष था, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। इसमें मित्रों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन ने। हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी मित्रों मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने की और सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस बात की घोषणा की गई कांग्रेस के इस अधिवेशन में कि राज्यों में रियासती जनता द्वारा उत्तरदायी शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अपने राज्य में स्वतंत्र संगठन बनाए जाए और उत्तरदायी शासन की मांग की जाए और राज्य की जनता में जन जागृति फैलाई जाए। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार निर्णय लिया गया कि कांग्रेस द्वारा रियासती जनता के संघर्ष में साथ दिया जाना चाहिए। मित्रों संघर्ष में साथ देने की बात यहाँ से आती है। कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था जिसमें रियासती जनता को साथ देने की बात की गई कांग्रेस द्वारा उसके संघर्ष में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मित्रों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, इसी उद्देश्य थे। मित्रों 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है उसमें पूरी तरह ये इस बात क्लियर कर दी गई कि अब कांग्रेस जो है वो रियासती राजनीतिक संस्थाओं के गतिविधियों के साथ अपनी पूरी तरह से अपना सहयोग देगी और अब तक जो रियासती जनता के साथ उसकी कांग्रेस की हस्तक्षेप की जो नीति है उसका कांग्रेस जो है अब त्याग कर देगी और रियासतों में जो उत्तरदायी शासन को लेकर जो संघर्ष चल रहा है उसमें जो कांग्रेस है अपना साथ देगी। मित्रों 1938 तक कांग्रेस द्वारा रियासती जनता को सहयोग देने की बात पर मित्रों और 1938 तक राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन किए जाने लगे और लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडल की जो स्थापना थी 1938 तक हो गई, क्योंकि अब कांग्रेस ने भी प्रजामंडल की स्थापना पर अपना ठप्पा लगा दिया था। मित्रों जिससे क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी राज्यों का जो एकीकरण का जो कार्य है वो संभव हो पाया, तो इन प्रजामंडलों का भी उसमें काफ़ी कुछ सहयोग रहा। इसी मित्रों
इसी तत्वाधान में हम देखें तो राजस्थान में मित्रों 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले होती है और इस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की जाती है। राजस्थान का जो प्रथम राजनीतिक गतिविधियां जो कार्य करने के लिए जिस प्रथम राजनीतिक गतिविधियों को करने की जो श्रेय है मित्रों वो जाता है मारवाड़ प्रजामंडल को। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है मित्रों 1934 में और इसकी स्थापना की जाती है भंवरलाल सराफ और जैन रैन व्यास द्वारा। इसके साथ साथ हम बात करें तो मित्रों राजस्थान के ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर होती है तो उनके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मित्रों सिरोही के बारे में जानते हैं कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1933 में की जाती है बम्बई में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सिरोही की जो स्थापना है वो राजस्थान से बाहर की गई सिरोही प्रजामंडल की 1933 में। मित्रों इसके अलावा बीकानेर प्रजामंडल की बात करें, बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो मित्रों इसकी स्थापना होती है 1936 में वैद मघाराम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1936 में और ये स्थापना की जाती है राजस्थान से बाहर कलकत्ता में। बात करें मित्रों जैसलमेर प्रजामंडल की तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी राजस्थान में की जाती है मित्रों 15 दिसंबर को की जाती है। राजस्थान में इसकी स्थापना होती है लेकिन जो जैसलमेर में नहीं होती बल्कि जोधपुर में होती है। और किसके द्वारा की जाती है तो मित्रों ये स्थापना की जाती है मीठालाल व्यास द्वारा की जाती है 15 दिसंबर 1945 को। 15 दिसंबर 1945 को मित्रों जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में की जाती है। तो मित्रों बात करें हम भरतपुर प्रजामंडल की तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो रेवाड़ी में होती है राजस्थान से बाहर हरियाणा में और इसकी स्थापना होती है 1938 में। किसके द्वारा की जाती है तो मित्रों जब मैं आपको प्रजामंडल विस्तार से बताऊंगी तो उसमें आपको मैं सारी बातें विस्तार से बताऊंगी और भरतपुर प्रजामंडल के बारे में हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।